1 मिली एम्पियर पर डिवीजन, and voltage sensitivity 2 millivolt per division, 2 millivolt per division, 2 millivolt per division. How much resistance required to convert it if total 40 division present, कॉमा लगा करके, इन पॉइंट नंबर 1 एमीटर ऑफ रेंज 4 एम्पियर, एमीटर ऑफ रेंज 4 एम्पियर. नंबर 2 वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 80 वोल्ट, वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 80 वोल्ट. अब एक बात ध्यान रखना, अगर करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है, मान लो X, और वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया हुआ है मान लो Y. अब इसके यूनिट को देखना, ज्यादातर केस में ये यूनिट डिवीजन पर मिली एम्पियर रहता है और ये यूनिट डिवीजन पर मिली वोल्ट रहता है. अगर ऐसा है तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी. और अगर यूनिट इसका उल्टा हो, जैसे इस सवाल में मिली एम्पियर पर डिवीजन, मिली वोल्ट पर डिवीजन, तो इस केस में रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब y बाय एक्स हो जाएगा, और इस केस में x बाय वाई. तो आपको कब x बाय वाई निकालना है और कब y बाय एक्स लगाना है, ये बात यूनिट पे डिपेंड करेगा. क्वेश्चंस में यूनिट क्या दिया है. अभी जैसे क्वेश्चंस रीड करो, देखो कौन सा यूनिट, मिली एम्पियर. तो ये कुछ नया चीज नहीं है. ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना. तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू आई. अगर मिली वोल्ट पर डिवीजन है, मिली वोल्ट पर डिवीजन है, तो उसका मतलब ऊपर वोल्ट आएगा, नीचे एम्पियर आएगा, तो y बाय एक्स हुआ वो वोल्टेज बाय करंट. और अगर डिवीजन बाय पर मिली एम्पियर, डिवीजन पर मिली वोल्ट है, अगर मैं मान लीजिए इसको x बाय वाई करूँ या y बाय एक्स कर दिया, मतलब जनरली रेजिस्टेंस वोल्टेज बाय करंट होता है. तो अगर मैंने y बाय एक्स कर लिया इसे, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन पर वोल्ट मिली वोल्ट बाय डिवीजन पर मिली एम्पियर. तो एक्चुअली में क्या हो गया, मिली एम्पियर पर मिली वोल्ट, ये हो गया ना. तो उल्टा हो गया ना, ये करंट में रेजिस्टेंस हो गया ना. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस निकालते वक्त V वोल्टेज बाय करंट करना है या करंट बाय वोल्टेज करना है, डिपेंड करेगा सवालों में दिए हुए यूनिट के ऊपर. कि एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिसमें टोटल कितना डिवीजन है, टोटल 40 डिवीजन है, बराबर. और इसकी करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन. करंट सेंसिटिविटी जो है वो है 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन, और वोल्टेज सेंसिटिविटी है 2 मिली वोल्ट पर डिवीजन, बराबर है. अब आप देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से 1 मिली एम्पियर करंट जाता है तो इसका डिफ्लेक्शन एक डिवीजन
दिखाता है। यही मतलब हुआ कि जो डिफ्लेक्शन है एक डिवीजन दिखाएगा अगर 1 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है, अगर 2 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है तो 2 डिवीजन। टोटल इतना कितना डिवीजन है? 40 डिवीजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ कितना पास कर सकता है? इसी बात से समझ में आ जाएगा कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट की वैल्यू हो जाएगी IGO कितना हो जाएगा बताओ? 40 मिली एम्पियर हो जाएगा ना गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट। ये बात समझा कि आपको 1 मिली एम्पियर करंट गया तो 1 डिवीजन शो किया डिफ्लेक्शन, 2 मिली एम्पियर गया तो 2 डिवीजन शो करेगा, 3 मिली एम्पियर गया तो 3 डिवीजन शो करेगा। और यहाँ पर 40 डिवीजन, इसका मतलब मैक्सिमम इससे जो करंट जा सकता है वो कितना जा सकता है? 40 मिली एम्पियर। उससे ज़्यादा जाएगा तो वो जल जाएगा, बराबर। ये इसकी लिमिट हो गई मैक्सिमम करंट की। अब वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी? तो देखो जब वोल्टेज मेजर करने जाएंगे तो ये एक डिवीजन में कितना वोल्टेज मेजर करके देता? 2 मिली वोल्ट। कितना डिवीजन है? 40 डिवीजन। इसका मतलब टोटल मैक्सिमम जब करंट इससे पास करेगा तो मैक्सिमम वोल्टेज जो ये मेजर करके देगा वो कितना देगा? ये देगा 80 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी यहीं से निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज इतना मेजर किया, करंट अगर इतना गया तो वोल्टेज बाय करंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 80 मिली वोल्ट बाय 40 मिली एम्पियर। कितना आ गया बताओ? 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया गैल्वेनोमीटर। डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि यूनिट इसका मिली वोल्ट पर डिवीजन, मिली एम्पियर पर डिवीजन है वो वाला, तो हम निकाल सकते थे वो क्या y बाय एक्स, मतलब वोल्टेज बाय करंट निकाल सकते थे। 2/1 2 आ जाता था। रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इस डिवाइस को हमको पहले नंबर में क्या कन्वर्ट करना है बताओ? एमीटर ऑफ रेंज कितना एम्पियर? 4 एम्पियर का। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिससे करंट पास हो सकता है कितना? 40 मिली एम्पियर, लेकिन वहां करंट हमको पास कितना करना है? 4 एम्पियर। तो क्या करना पड़ेगा? बदले में एक पैरेलल वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू शंट, बराबर आया ना। तब देखो ध्यान से, इस सिचुएशन में क्या होगा कि रिमेनिंग यहाँ से पास होगा 4 माइनस 40 मिली एम्पियर। 40 मिली एम्पियर मतलब डिवाइड बाय 1000, तो 0.04 इतना एम्पियर करंट यहाँ से पास करेंगे। तभी ये जो एमीटर बना उसकी रेंज कितनी होगी? 4 एम्पियर। सोच के देखो, बराबर ऐसे ही तो एमीटर बनता है। गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में वायर कनेक्ट कर देते हैं तो एमीटर बनता है, बताया था ना कल। अब गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, एमीटर बन गया। मतलब जो टोटल हमको 4 एम्पियर चाहिए उसमें से 40 मिली एम्पियर ही हम गैल्वेनोमीटर से पास करा सकते हैं, बाकी रिमेनिंग के लिए हमको बाईपास क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा एमीटर जिसका रेंज 4 एम्पियर। अब इस सिचुएशंस में ये दोनों पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल है, बराबर। तो पैरेलल है तो इस दोनों का वोल्टेज सेम होगा। इसका मतलब 40 मिली एम्पियर मतलब 0.04 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना निकाले हमने? 2 ओम। उतना ही होगा जितना 4 माइनस 0.04 0.04 इंटू रेजिस्टेंस एस। क्या ये बात आपको समझ गया? अब इससे हमको एस की वैल्यू आ जाएगी कि हमको कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। तो एस की वैल्यू आ जाएगी कितना देखो 0.04 इंटू 2/4 माइनस कितना आ जाएगा बताओ? 3.96, बराबर। ऊपर में हो गया 0.08/3.96। तो अपन इसे अप्रॉक्स में 8/4 ले लेते, ले ले अप्रॉक्स में नहीं, 8/4 कैसे लेंगे? 8 इंटू 10⁻⁻² ले ले, बराबर ऐसा ले ले। तो ये हो जाएगा कितना बताओ? 2 इंटू 10⁻⁻²। तो इसे 20 इंटू 10⁻³ कर लेंगे। तो अप्रॉक्स में 20 मिली ओम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, करंट मतलब लगाना पड़ेगा पैरेलल में एमीटर को बनाने के लिए, ताकि एमीटर का रेंज कितना हो गया? 4 एम्पियर। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैलकुलेट कर लो 3.96 और 0.08 का, बराबर। हमने अप्रॉक्स में कैलकुलेट करें। ये हो गया एमीटर। एक बार देखो तो ध्यान से समझा के आपको। कौन से रेंज का? 80 वोल्ट का। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते बताइए? इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसमें करंट जो मैक्सिमम जा सकता है वो कितना जा सकता है?
40 मिली एम्पियर जा सकता है। इसको हमको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सीरीज में, यही करते हैं ना, यही डिवाइस हो गया हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, अब ये मेजर कितना करना चाहिए, 80 वोल्ट, 80 मेजर करना चाहिए। तो 80 इक्वल टू ये करंट इंटू ये रेजिस्टेंस प्लस यही करंट इधर जाएगा, तो ये 80 इक्वल टू आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस आर होगा, बराबर। तो गैल्वेनोमीटर करंट हो गया 40 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 इंटू 2 प्लस आर की वैल्यू 80। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो 2 बाय 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 2 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू 2 प्लस आर। तो आर की वैल्यू कितनी, 1998। इतना ओम कनेक्ट करना पड़ेगा इन सीरीज। तो वोल्ट मीटर हो गया 80 वोल्ट के रेंज का। समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चन रीड करो, फिर देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया। लिखो गैल्वेनोमीटर having 30 division, current sensitivity 2 milliampere per division, 2 milliampere per division, and voltage sensitivity 10 millivolt per division, voltage sensitivity 10 millivolt per division. Find the resistance required to convert it, resistance required to convert in ammeter of range 5 ampere, ammeter of range 5 ampere and voltmeter of range 50 volt, voltmeter of range 50 volt, ammeter of range 5 ampere, voltmeter of range 50 volt. करंट सेंसिटिविटी है 2 मिली एम्पियर पर डिवीजन, वोल्टेज सेंसिटिविटी है 8 मिली वोल्ट पर डिवीजन। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ जाएगा 4 ओम, 10 है तो 5 ओम। हमको जो एमीटर बनाना है उसका रेंज 5 एम्पियर का होना, तो 5 एम्पियर का होना, तो करंट जो गैल्वेनोमीटर में जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल कितना डिवीजन है, 30 डिवीजन है, तो 60 मिली एम्पियर का हो जाएगा ये। तो 60 मिली एम्पियर इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 5 इक्वल टू जो करंट गया वो 5 माइनस 60 मिली एम्पियर 0.06 इंटू रेजिस्टेंस शंट। अब शंट कैलकुलेट कर लेते, 60 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 बाय 5 माइनस 0.06, अप्रॉक्स में से अब इसे कैंसिल कर देंगे, 60 मिली ओम हो जाएगा इसकी शंट रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर बनाना है रेंज 50 वोल्ट का, तो आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस 50 के बराबर होना चाहिए। आई जी की वैल्यू है 60 मिली एम्पियर, 60 इंटू 10 टू द पावर -3, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 5 प्लस आर इक्वल टू 50, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 प्लस आर की वैल्यू 5 बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएंगे 5000 बाय 6, आर की वैल्यू 5000 बाय 6 माइनस 5, 4970 बाय 6। बराबर। चलो नेक्स्ट हेडलाइन लिखो, पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर में जो वायर होते हैं उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मीटर का होता है। लेंथ ऑफ वायर 7 to 8 मीटर होता है। मीटर ब्रिज में वायर का लेंथ 1 मीटर होता है, पोटेंशियोमीटर में 7 से 8 मीटर होता है। इसके बीच में एक सेल और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेटर लगा रहता है। सेल का ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यहां से एक पॉइंट और एक गैल्वेनोमीटर से जो पॉइंट है, ये दो नोड खाली रहते हैं। हमको किसी भी ब्रांच में, जैसे कि मान लो ये एक सर्किट है, इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए, तो इस नोड को हम यहां से कनेक्ट कर देंगे और इस नोड को हम यहां से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मेजर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर जो है वो जैसे वोल्ट मीटर अप्रॉक्स रीडिंग देता है, पोटेंशियोमीटर में मतलब जो एरर है वो बहुत कम हो जाते हैं, लगभग मतलब एग्जैक्ट के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, लगभग क्या पूरा ही मतलब एग्जैक्ट तक पहुंच जाते हैं, ऐसा समझो आप। पोटेंशियोमीटर की यही खासियत है। पर पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम ये है कि जैसा सिंपल ये डायग्राम दिख रहा है, 7 से 8 मीटर लंबा वायर मतलब कितना बड़ा हो जाएगा? 8 मीटर का मतलब 25 फीट का। ठीक है, हो जाएगा ना? तो उतना बड़ा वायर ना हो, तो इसलिए उसे क्या करता है, एक टेबल ऐसा बनाते हैं और टेबल पे ऐसे वायर को घुमा देते हैं 1-1 मीटर का। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एक बड़ी सी डिवाइस है। अभी आप सब 12th में चले ही गए हैं, तो स्कूल आखिरी दिन जाएंगे ही प्रैक्टिकल करने, तो वहाँ दिखेगा अगर आपके स्कूल में होगा डिवाइस तो। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का बड़ा सा टेबल होता है, उसी के ऊपर ये वायर ऐसे 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 घुमा हुआ रहता है। ठीक है, अब उसी के ऊपर ये वाला जो गैल्वेनोमीटर का निडल है, जैसे हम लोग मीटर ब्रिज में मैंने बताया था कि नल पॉइंट ढूंढते हैं, वैसे इसमें भी नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए, यही काम है वहां पर ढूंढना। ठीक है, तो ये वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू देती है, ये इसका खासियत है। बट इसका ड्रॉबैक है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, एक बात, और दूसरा इसका साइज इतना बड़ा है कि इसे एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए ये लैब पर्पस के लिए यूज होता है, और हम लोग थोड़ा एरर से भी काम चला लेते हैं। वोल्ट मीटर में थोड़ा बहुत एरर है तो चला लेते हैं, मतलब एक अप्रॉक्स बात पता चल जाता है तो हम लोग चला, इसलिए ज्यादातर यूज में वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जबकि हमको पता है कि एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता है, बट ज्यादा यूज में इसलिए है क्योंकि थोड़ा एरर ही सही, बट वो इजी टू यूज है। और ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, 400 रुपए का वोल्ट मीटर आ जाता है, ये खरीदने जाएंगे तो 25,000 रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो एक तो कॉस्ट का प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा टेबल लेके घूमते रहो वोल्टेज मेजर करना है तो। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो दो वजह से इसका यूज ज्यादा नहीं है, लैब में ही है, क्योंकि लैब में एग्जैक्ट डेटा की जरूरत होती है तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेजर कर सकता है। यहां पर अगर मैंने एक और सेल लगा दिया तो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकता है, मतलब मैंने यहाँ पर एक सेल लगाया और एक बार एक दूसरा सेल लगा दिया यहाँ पर, तो दोनों सेल में से कौन बड़ा ईएमएफ वाला सेल है ये कंपेयर करके बता देगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल कंपेयर करता है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करता है। मतलब 3 काम है इसका। क्या क्या काम है? वोल्टेज मेजर करना और ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को कैलकुलेट करना, ये 3 कुल मिलाकर के काम है इसका। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का जो काम है, एप्लीकेशन है, कैलकुलेट पहला नंबर, वोल्टेज दूसरा नंबर, कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल तीसरा नंबर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करना। ये 3 काम है इसका। ठीक है, कैसे करते हैं उस बात को बताते हैं। मान लो हमको ईएमएफ कंपेयर करना है, हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 सेल है, ये E1, दूसरा मान लो
इधर रख देते, ये E1 और दूसरा मान लो E2। दो बैटरी है हमारे पास और हमको पता नहीं है कि दोनों में से किसका EMF ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार मान लो इसको इसमें कनेक्ट करेंगे, EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसको कनेक्ट किया मैंने, इसको कनेक्ट किया और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ नल पॉइंट ढूंढा। मान लो ये लेंथ L1 है। अब देखो क्या हुआ, नल पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें करंट जीरो। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम C दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम P दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम Q दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ करंट नहीं है, तो यहाँ करंट नहीं है, इसका मतलब इधर भी करंट नहीं होगा, क्योंकि किरचॉफ क्या कहता है, जितना करंट आया उतना ही। यहाँ कोई करंट नहीं तो वही तो वायर है ना यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ भी कोई करंट। तो जो करंट इस सेल से निकला है वो ऊपर के सर्किट में ही घूम गया, इसका मतलब, बरोबर, नीचे वाले सर्किट में नहीं आया। नीचे वाले सर्किट में नहीं आया तो P और Q के बीच में जो मेजर होगा वो बताओ EMF मेजर होगा कि वोल्टेज मेजर होगा? P और Q के बीच में जो मेजर होगा वो EMF मेजर होगा कि वोल्टेज? क्या मेजर होगा? EMF ना, क्योंकि अब इसमें रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं है, तो यहाँ जो वोल्टेज लिखेंगे वो E माइनस आई आर, और आई जीरो है, तो इसका मतलब E ही मेजर होगा, E माइनस जीरो E। तो जो मेजर होगा P और Q के बीच में क्या मेजर होगा? EMF मेजर होगा। तो वोल्टेज बिटवीन PQ जो होगा अभी वो EMF मतलब E1 मेजर होगा, ठीक है। उस E1 की वैल्यू कितनी होगी? उतना ही होगी जितना A और C के बीच का वोल्टेज है, वोल्टेज बिटवीन AC। अब वोल्टेज बिटवीन AC क्या होगा? टोटल करंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ AC, और टोटल करंट टोटल EMF बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC, रो इंटू लेंथ ऑफ AC, जिसे हम L1 कह दिए, बाय एरिया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। रो L बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC हो जाएगा रो बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ वायर AC का L1। अब अगली बार इसी सर्किट में दूसरा बनाता है, इधर बाजू में EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये वायर AB है। अगली बार मैंने दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया इसमें E2, फिर मैंने यहाँ नल पॉइंट ढूंढा, अब वो लेंथ मान लो यहाँ पर जो आया वो L2 आ गया, ये पॉइंट C डैश, उसको कंपेयर करेंगे तो तब जो वोल्टेज बिटवीन PQ होगा वो क्या होगा बताओ? E2 होगा सेकेंड वाले केस में, ये फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस में वोल्टेज बिटवीन PQ का मतलब EMF मतलब E2, वही होगा जो वोल्टेज ऑफ AC के बराबर होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC डैश। तो ये हो जाएगा EMF टोटल बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, अपन इसको I ही लिख देता हूँ, देखो लोग बाद में चल के कंफ्यूज होंगे। रो L बाय वायर तो वही था AB, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगा, लेंथ बदल गया, एरिया वही है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो बताओ E1 बाई E2 क्या आया? E1 बाई E2 L1 बाई L2, कंपेयर हो जाएगा ना। जिसका लेंथ बड़ा होगा उसकी EMF बड़ी होगी, जिसका लेंथ छोटा होगा उसकी EMF छोटी होगी। मान लो हमारे पास दो सेल आया, हमको पता नहीं, उसमें लिखा हुआ नहीं, उसका रेपर हट गया, पता नहीं है इसमें कि वो 1.5 वोल्ट का है कि 2 वोल्ट का है कि 9 वोल्ट का है, वैसे दो सेल आ गया, तो हम पोटेंशियोमीटर में लगाएंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अगर जिसका लेंथ बड़ा आएगा उसका मतलब उसका EMF ज़्यादा है, जिसका लेंथ कम आएगा उसका EMF कम है। इस प्रोसेस से हमको EMF कंपेयर होगा, पता नहीं चलेगा कि 1.5 वोल्ट का है या 2 वोल्ट का है, बस हमको ये पता चलेगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो पोटेंशियोमीटर का एक यूज है EMF को कंपेयर करना, ठीक है। वोल्टेज मेजर करने के लिए तो यही जो EMF हम बीच में कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसा कनेक्ट नहीं करके जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट कर देंगे, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वही होगा जो इसके अक्रॉस होता है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे? करंट इस सर्किट का बाय इसका रेजिस्टेंस, AB का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस AB का लेंथ दिया हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग AC के लेंथ के करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो कि AB की लंबाई बोलेगा 6 मीटर है और रेजिस्टेंस उसका 600 ओम है, इसका मतलब क्या होगा? 1 मीटर में
100 ओम, बराबर। तो अगर मान लो 0.5 मीटर हमको लेंथ कैलकुलेट हुआ था, मतलब कि 50 ओम रेजिस्टेंस एसी का, तो लेंथ और वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस को कंपेयर करके हम एसी का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो हम सवाल जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो ईएमएफ कंपेयर करने की बात हुई। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर इसी पोटेंशियोमीटर में क्या किया जाता है, ये जो वायर ए बी है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यहां जो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एक बार हम लोग उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते, E1 R1 डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ हमको जो आया वो L1 आया। दूसरी बार क्या करते हैं, यहां से ये पता चल गया कि E1 प्रोपोर्शनल टू L1 है, ठीक है। अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का कांसेप्ट बता रहे हैं आपको। फिर क्या करते हैं, इसी सर्किट में ये वायर ए बी, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिस सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था E1 और R1 जो कि गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट पे कनेक्टेड था, अब क्या करें हमने उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर कनेक्ट कर दिया जिसका डेटा हमको मालूम है, ठीक है। फिर नल पॉइंट ढूंढने का प्रयास करें। यहाँ पे नल पॉइंट हमको L1 मिला, यहाँ पर भी हम नल पॉइंट ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब ये वाला लेंथ L1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ तो, क्यों नहीं होगा, जिनको समझ में आ रहा है। ये टॉपिक सबको समझना जरूरी नहीं है, फिर भी समझने का सब प्रयास करें। बताओ तो क्यों नहीं होगा, यहाँ पर ये जो लेंथ है L1 नहीं होगा, कुछ और होगा, रेजिस्टेंस की वजह से। क्यों नहीं होगा आप देखो ध्यान से, नल पॉइंट में यहाँ करंट तो जीरो ही होगा, अगर यहाँ करंट जीरो है तो यहाँ भी करंट फिर जीरो होगा, मतलब इधर से नहीं आया है तभी तो इधर से नहीं जा रहा है, बराबर। क्योंकि यहाँ से जो करंट आया है वो सीधा चला जाएगा, तभी तो इस सर्किट में नहीं आएगा। लेकिन अब नीचे वाला सर्किट आपस में कंप्लीट है, तो यहाँ करंट एस्टेब्लिश होने के लिए उस सर्किट का कोई रोल नहीं है। यहाँ एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा I1, और जैसे यहाँ करंट एस्टेब्लिश होगा तो ये जो पॉइंट P था और ये पॉइंट Q था, अब उसमें करंट फ्लो होगा। तब यहाँ ईएमएफ मेजर होने की जगह क्या मेजर होगा, वोल्टेज, बराबर होगा ना। यहाँ ईएमएफ मेजर होने के लिए की जगह क्या मेजर होगा, वोल्टेज। और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस सेल से ऐसे निकलेगा, तो सेल ये डिस्चार्ज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होता है तो ईएमएफ बड़ा होता है कि वोल्टेज, क्या बड़ा होता है, ईएमएफ बड़ा होता है कि वोल्टेज। पढ़ाए है ना हमने, पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए, बताओ। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ईएमएफ बड़ा कि वोल्टेज, ईएमएफ बड़ा है। तो वोल्टेज इसका मतलब अभी मेजर जो होगा वो क्या मेजर होगा, वोल्टेज। तो पहले वाले से छोटा होगा ना, तभी जो लेंथ L2 होगी वो पहले वाले से छोटी होगी। इस केस में जो वोल्टेज बिटवीन PQ मेजर होगा वो एक्चुअली में E1 माइनस I1 R1 होगा, जो कि एक्चुअली में वोल्टेज है, और इसके प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा क्या, L2, ठीक है। अब ये दूसरा इक्वेशन और पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। E1 बाय V की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 बाय L2, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने का मतलब ये। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं बताओ, फॉर्मूला ही था E बाय V, तो उसका EMF बाय उसकी वोल्टेज -1 इंटू जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया वो। अब इसका डेटा हमको आ गया है L1 बाय L2, तो L1 बाय L2 -1 इंटू R, ये फॉर्मूला हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियोमीटर में कैलकुलेट करने का, ठीक है। चलो लिखो थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर के बारे में लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर potential difference comma internal resistance of cell and compare EMF of cell, EMF of cell
इट गिव्स एग्जैक्ट रीडिंग, इट गिव्स एग्जैक्ट रीडिंग, एग्जैक्ट रीडिंग देता है क्योंकि पोटेंशियोमीटर दूसरे सर्किट जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको ना तो करंट देता है ना ही उससे करंट लेता है, तो इसीलिए इसमें रीडिंग एग्जैक्ट होती है, कोई भी एरर नहीं आता। इट गिव्स एग्जैक्ट रीडिंग। ठीक है। अब एक चीज और, जैसे कि ये जो वायर ए बी है उसकी लंबाई 7 से 8 मीटर है, जनरली 7 से 8 मीटर रहता है। वायर के लेंथ को अगर छोटा कर दे 1 मीटर, तब भी ये डिवाइस काम करेगा या नहीं करेगा? बताओ तो जरा सा। वायर की लंबाई 7 से 8 मीटर की जगह अगर मैं 1 मीटर कर दूं तो ये डिवाइस काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वायर कितना होना चाहिए? 7 से 8 मीटर। ये कौन सा लॉजिक है? देखो अब इस डिवाइस में कुल मिला के काम क्या है? काम है नल पॉइंट ढूंढना। तो पहले इतनी बड़ी वायर थी जिसमें हमको नल पॉइंट ढूंढना है, अब वायर इतनी बड़ी होगी, इसी के बीच में हमको नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट तो फिर भी मिलेगा। तो ये डिवाइस 1 मीटर का वायर रहेगा तब भी काम करेगा, 4 मीटर का वायर रहेगा तब भी काम रहेगा, 100 मीटर का वायर रहेगा तब भी काम करेगा। फर्क बस इतना है कि देखो ध्यान से, 1 मीटर के वायर में थोड़ी सी पॉइंट का इधर उधर होगा तो इधर डिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा, तो वो नल पॉइंट पाना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है मतलब। लेकिन अगर वायर की लंबाई ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो एक आधा पॉइंट से बहुत कम डिफ्लेक्शन वहां से होंगे। ठीक है, तो नल पॉइंट के ज्यादा करीब आप पहुंच सकते हैं। फिर और बड़ी होगी तो और ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। इसका मतलब इसमें लेंथ ऑफ वायर ज्यादा रहेगा तो डिवाइस की एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए थोड़ा बड़ा वायर लेते हैं, 7 से 8 मीटर लेते हैं। तो इस बात को लिख लेंगे। जनरली 7 to 8 मीटर वायर, 7 to 8 मीटर वायर यूज्ड। ठीक है, पॉइंट लगा करके फुल स्टॉप लगा के फिर लिख लेना। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज लार्ज देन सेंसिटिविटी ऑफ डिवाइस इज सेंसिटिविटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रिसाइज, ज्यादा डेटा आएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी को काट देंगे, पूरा वो लाइन को ही काट देंगे। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज लार्ज देन डिवाइस गिव्स मोर प्रिसाइज डेटा। अब पॉइंट नंबर 1 लिखना नीचे और उसमें लिखना कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, और पहले बोर्ड पे जितनी बात है वो लिख डालो। फिर दूसरा वाला में लिखना कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, फिर दूसरी बोर्ड में जितनी बातें हैं वो लिख देना। एससीबी में इसके ऊपर 2-3 सवाल है, 56, 57 ये सब मैं करके दूंगा, समझ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग बचे, कल करा देंगे, और बल्ब के कॉन्सेप्ट, तो ये 2 चीज़ बचे हैं जो कल हो जाएगा सब लोग तक।